तो कहानी की शुरुआत में जेल में वर्कआउट करने के बाद एक कैदी को काफी सारे कैदी शार्प ऑब्जेक्ट्स लेकर घेर लेते हैं। साथ ही अभी गार्ड्स भी उस कैदी से आंखें नहीं मिला रहे थे, जिससे वो समझ गया था कि ये सारे कैदी उसका गेम बजाने के लिए आए हैं। लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराता और अपने कपड़ों में एक बड़ा वेट डालकर उससे ही उन सभी कैदियों से लड़ाई करता है और फाइनली सभी को बहुत बुरी तरह से मारकर सबको सेट करने के बाद वो अपने सेल में चला जाता है। इस बंदे का नाम अर्मेंडो था, जिसने पहले के टाइम में अपनी माँ के कहने पर काफी सारे ड्रग कार्टेल्स के साथ काम किया था और काफी ऑफिसर्स की जान भी ली थी, जिसमें अर्मेंडो के ही पिता माइक का एक दोस्त हार्वर्ड भी शामिल था। माइक खुद भी एक बहुत ही बढ़िया एजेंट और पुलिस ऑफिसर था, जो किसी भी तरह के मिशन को करने में माहिर था। लेकिन जब उसको अर्मेंडो की हरकत के बारे में पता चला था तो उसने खुद ही उसको पकड़कर जेल में डाल दिया था और अर्मेंडो भी अब सुधरने की कोशिश कर रहा था। खैर अभी कुछ समय पहले ही माइक ने 50 का होने के बाद भी क्रिस्टिन नाम की एक औरत से शादी कर रही थी और उसकी शादी से उसका पार्टनर मार्कस काफी ज्यादा खुश था। वहाँ पर उनकी कैप्टन रीटा भी आई थी, जो मियामी के मेयर एडम की वाइफ थी। साथ ही वहाँ हार्वर्ड की बेटी जूडी और उसकी नवासी कैली भी मौजूद थी। उन दोनों को मार्कस सबसे इंट्रोड्यूस करता है और बाद में कैली के साथ माइक के लिए काफी चीजें बोलने के बाद सब पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। माइक के पास विरासत में मिला हुआ वैसे ही काफी सारा पैसा था, तो पार्टी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मार्कस भी पूरी एनर्जी के साथ डांस कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी चेस्ट में काफी ज्यादा दर्द होता है, जिससे वो जमीन पर गिर गया। ये देखकर माइक तुरंत उसके पास आकर उसको सीपीआर देता है और उसको हॉस्पिटल में लेकर जाता है। तब मार्कस को अपने सपने में हार्वर्ड दिखाई दिया था, जो एक डेजर्टेड बीच पर खड़ा होता है, जो मार्कस को हिम्मत ना हारने के लिए समझाता है, क्योंकि उसको ही माइक की काफी जगह पर मदद करनी है। तब मार्कस की आंखें सीधा हॉस्पिटल बेड पर खुलती हैं और अब वो नॉर्मल फील कर रहा था, इसलिए वो तुरंत ही हॉस्पिटल की रूफ पर जाता है और काफी ज्यादा खुश होने लगता है। दूसरी तरफ रात में मियामी के सबसे बड़ा ड्रग माफिया जेम्स अपने हेलीकॉप्टर से वॉकर नाम के एक आदमी के घर में पहुंच गया था, जो सभी ड्रग माफियाज के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का काम करता था। जेम्स उसको मरे हुए हार्वर्ड का एक बिजनेस कार्ड देता है और उससे हार्वर्ड के बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डालने को कहता है। तब जेम्स को उसकी हरकत समझ नहीं आ रही थी, साथ ही वो हार्वर्ड के अकाउंट में पैसे नहीं डालना चाहता था। ये सुनकर तुरंत ही जेम्स वॉकर की गर्लफ्रेंड को अपने पास बुलाता है और उसे धमकाते हुए वॉकर की बीवी को वीडियो कॉल करके वॉकर के उसको धोखा देने के बारे में बता देता है। साथ ही अभी वो वॉकर को जान से मारने भी वाला था, तब डरते हुए वॉकर ने $20 मिलियन हार्वर्ड के अकाउंट में डाल दिए थे। पर उसके बाद भी जेम्स ने वॉकर और उसकी गर्लफ्रेंड को जान से मार दिया था। असल में हार्वर्ड मरने से पहले जेम्स के ड्रग कार्टेल्स के बारे में पता कर रहा था, पर उससे पहले ही वो अर्मेंडो के हाथों मारा गया। इसलिए उसके मरने के बाद भी जेम्स उसको फंसाना चाहता था, ताकि उसने मर के जो सबूत इकट्ठा करके छुपाए थे उनके ऊपर कोई भी भरोसा न करे। खैर इसके अगले दिन अपने घर में एक्सरसाइज करते हुए जेम्स के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसको देखकर तो उसके पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बात न्यूज में आ चुकी थी कि मरने से पहले हार्वर्ड काफी सारे ड्रग कार्टेल्स के साथ काम किया करता था और वो खुद यूएस में काफी सारे ड्रग्स को लेकर आया था। तब माइक और मार्कस तुरंत ही ऑफिस में हो रही एक इंपोर्टेंट मीटिंग के बीच में चले जाते हैं, जहाँ उन्होंने अपने डायरेक्टर ग्रेस के सामने यही बोलना चालू कर दिया था कि हार्वर्ड ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता और उसको फंसाया जा रहा है। लेकिन ग्रेस को इस बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि कुछ समय पहले उसकी टीम को वॉकर और उसकी गर्लफ्रेंड की लाश मिली थी और ऐसा लग रहा था जैसे पहले वॉकर ने अपनी गर्लफ्रेंड को खत्म करा हो और बाद में खुद को। वहीं पर उन्हें उसका फोन भी मिला था, जिसमें हार्वर्ड के साथ की चैट्स थी। साथ ही वॉकर ने उसके अकाउंट में $20 मिलियन भी ट्रांसफर किए थे, जिससे कहीं न कहीं ये साबित हो रहा था कि हार्वर्ड भी पहले उसके साथ मिला हुआ था। तब माइक और मार्कस लगातार ग्रेस से बहस करते रहते हैं। इवन माइक की तो ग्रेस से लड़ाई भी होने वाली थी, लेकिन तभी रीटा बीच में आकर उन दोनों को शांत करवाती है। तभी वहाँ पर हार्वर्ड की बेटी जूडी भी आ गई थी, जो उन सोर्सेस के बारे में जानना चाहती थी, जिनसे हार्वर्ड के ड्रग कार्टेल्स के साथ इन्वॉल्व होने के बारे में पता चला था। तब अभी के लिए माइक पहले तो जूडी को शांत करके इस केस से दूर रहने को कहता है, लेकिन जूडी अभी काफी ज्यादा गुस्से में थी और उसने माइक को भी सीधा बोल दिया था कि अगर उसका बेटा नहीं होता तो आज हार्वर्ड जिंदा होता। साथ ही वो उसको धमकाती भी है कि अगर कभी उसको अर्मेंडो रोड पर दिखाई दिया तो वो पक्का उसको जान से मार देगी। ये सुनकर माइक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मार्कस के साथ बाहर चला जाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो हार्वर्ड को किसी भी हाल में निर्दोष साबित करके रहेंगे। इसलिए वो सीधा अर्मेंडो के पास उससे मिलने के लिए जेल में जाते हैं, जहां उससे बात करके उन दोनों को ये बात कंफर्म हो गई थी कि हार्वर्ड किसी भी ड्रग कार्टेल के साथ काम नहीं करता था। साथ ही अर्मेंडो को ये भी पता था कि असल में हार्वर्ड खुद किसी बहुत बड़े ड्रग माफिया के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका नाम अर्मेंडो को नहीं पता होता। मगर हाँ, उस ड्रग माफिया के लिंक किसी बहुत ही बड़े आदमी से थे, जिसकी वजह से वो कभी भी पकड़ा नहीं गया था। ये सब जानकर माइक और मार्कस वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जेम्स अभी भी हार्वर्ड के फोन की तलाशी ले रहा था। जेम्स के हैकर बड़े आराम से उसके फोन को चेक करने लगते हैं, पर तभी अचानक से उसके फोन से कुछ मैसेजेस किसी के पास जाने लगे और जेम्स के हैकर भी उसको नहीं रोक पा रहे थे। वो असल में एक वीडियो थी जो हार्वर्ड ने मरने से पहले रिकॉर्ड करके अपने फोन में इस तरह से सेट की थी कि अगर कोई उसके फोन को हैक करे तो वो वीडियो अपने आप ही माइक और मार्कस के पास पहुंच जाए। आगे जब माइक और मार्कस उस वीडियो को देखते हैं तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस वीडियो के हिसाब से हार्वर्ड को पता था कि वो जल्दी ही मरने वाला है, क्योंकि कोई अंदर का आदमी ही सारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा था। उसके बारे में हार्वर्ड को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए माइक और मार्कस को किसी कोलाजाइंट नाम के बंदे को ढूंढना पड़ेगा। ये जानकर माइक और मार्कस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि कोलाजाइंट कौन है।
वहीं अब तक जेम्स को भी पता चल गया होता है कि वो मैसेजेस माइक और मार्कस के पास पहुंच गए थे, इसलिए वो अपने आदमियों से उन दोनों को खत्म करने को कहता है। वहीं अब तक माइक और मार्कस को कॉलेज एजेंट के बारे में पता चल गया था, जो असल में फ्लेचर नाम का एक बहुत ही कमाल का हैकर था। उसके पास एक आर्ट गैलरी में जाकर माइक और मार्कस उससे हार्वर्ड के डाटा के बारे में पूछते हैं, लेकिन फ्लेचर उन लोगों को लोकेशन के बारे में बता पाता कि उससे पहले ही जेम्स अपने आदमियों के साथ वहां आकर फ्लेचर को शूट करके खत्म कर देता है। तभी जेम्स के आदमियों ने माइक और मार्कस के ऊपर भी ओपन फायर करना चालू कर दिया था और अब वो दोनों भी उनसे लड़ने लग गए थे, पर बूढ़े होने की वजह से वो पहले की तरह लड़ाई नहीं कर पा रहे होते। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जैसे तैसे काफी लोगों को जान से मार दिया था और भागते हुए ऊपर रोड पर आ गए थे, क्योंकि जेम्स कार से अपने साथियों के साथ वहां से भाग रहा होता है। तब एक गाड़ी के ऊपर बैठकर मार्कस बाकी सब पर फायर करता है और माइक वहीं जब अपनी गन रिलोड कर रहा था तब उसको अचानक से पैनिक अटैक आने लग गए थे, जिससे वो जमीन पर गिर गया। अब जेम्स उसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाने ही वाला था कि उससे पहले ही वहां पर मार्कस आकर माइक को बचा लेता है और वो दोनों अभी बस जेम्स को वहां से निकलते हुए देखते रह जाते हैं। इसलिए अभी वो आर्ट गैलरी में वापस आ गए थे, जहां आकर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करके उन्हें एक क्यूआर कोड मिलता है, जिसको ड्रोन की मदद से डिकोड करवाने पर उन्हें हार्वर्ड का एक और वीडियो मिलता है, जिसमें उसने बताया था कि असल में 9 साल पहले काफी सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने ड्रग माफिया का साथ देना चालू कर दिया था। इसलिए हार्वर्ड ने अपने 2 रिटायर्ड दोस्तों के साथ उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी थी, मगर एक एक करके वो दोनों भी मारे गए। इसलिए उसके बाद से हार्वर्ड सारा काम खुद ही करने लग गया। उस समय पर भी वो माइक और मार्कस को भी अपने साथ शामिल करना चाहता था, पर उनकी सेफ्टी के लिए उसने ऐसा नहीं किया। पर क्योंकि अब ये वीडियो अगर माइक और मार्कस को मिली है तो इसका मतलब कि हार्वर्ड मर चुका है, तो उन दोनों को इस केस के ऊपर काम करना पड़ेगा। खैर तब माइक और मार्कस भी इस केस पर काम करने में लग जाते हैं। अब इसके अगले दिन अर्मेंडो के ऊपर भी जेल में अटैक होता है, मगर वो किसी तरह से सभी कैदियों को बहुत बुरी तरह से मारता है और ये वही सीन था जो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। जैसे इस बारे में माइक को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा परेशान होकर मेयर एडम के पास आ जाता है और उससे अर्मेंडो को किसी सेफ प्लेस पर भेजने की डिमांड करता है, क्योंकि बस वही था जिसकी मदद से उन लोगों को पहचाना जा सकता था जिन्होंने हार्वर्ड को फंसाने की कोशिश करी है। अब वैसे शुरू में तो एडम इसके लिए नहीं मानता, मगर बाद में वो इसके लिए मान जाता है। अब इसके अगले ही दिन काफी सारे पुलिस एस्कॉर्ट्स के साथ अर्मेंडो को एक हेलीकॉप्टर से किसी सेफ प्लेस पर भेज दिया जाता है और तब माइक और मार्कस भी उन लोगों के साथ जा रहे थे। लेकिन हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ करते ही माइक और मार्कस के हथियार और कम्युनिकेशन डिवाइस पुलिस वालों ने ले लिए थे। ये मार्कस को थोड़ा सा अजीब लगता है, पर अभी वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं जेम्स और उसके काफी सारे साथी अभी उसी हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में थे। मार्कस को भी उन लोगों के ऊपर शक होने लग गया था, इसलिए वो कॉकपिट के पास जाने लगता है, मगर उतने में ही जेम्स अंदर से निकलकर माइक की पिस्टल से सारे पुलिस ऑफिसर्स को जान से मार देता है। साथ ही उसने उस केज की रस्सी को भी काट दिया था जिसमें अर्मेंडो था। तब जल्दी से पहले तो माइक और मार्कस जेम्स के साथियों से लड़ते हैं और माइक उनमें से एक को हेलीकॉप्टर के बाहर फेंक देता है, लेकिन हेलीकॉप्टर का बैग खुल जाने से अब वो केज भी नीचे जाने लग गया था। तब माइक उस केज को पकड़ कर रखता है और उसी बीच जेम्स मार्कस को मारने की कोशिश करने लग गया था। तब मार्कस भी अपनी जान जैसे तैसे बचा लेता है, पर तब जेम्स ने हेलीकॉप्टर के कॉकपिट की विंडशील्ड में गोली मारकर छेद कर दिया था, जिससे हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगता है और तब जेम्स तो अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद जाता है और हवा में ही इंजन में आग लगाए हुए एक बम को ब्लास्ट कर देता है, जिससे अब हेलीकॉप्टर और तेजी से नीचे गिरने लग गया था। और फिलहाल माइक, मार्कस और अर्मेंडो को लग रहा था कि वो लोग भी मारे जाएंगे, लेकिन जैसे तैसे मार्कस जल्दी से मरे हुए पुलिस वालों के पास से उस केज की चाबी लेता है और अब जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन से टकराने वाला होता है तभी सही टाइम पर वो माइक के साथ अर्मेंडो को फ्री करवा कर पास की ही एक लेक में कूद जाता है, जिससे उन तीनों की जान जाते जाते बच गई थी। इसलिए वो तीनों तब वहां से निकल जाते हैं और अब रात में जब पुलिस वाले उस एरिया में आते हैं तो उन्हें सभी की डेड बॉडीज मिल गई थी, लेकिन माइक, मार्कस और अर्मेंडो उनमें नहीं थे। साथ ही उन्हें हेलीकॉप्टर के रेडियो सिस्टम में मिली रिकॉर्डिंग की वजह से लगने लगता है कि शायद माइक, मार्कस और अर्मेंडो भी उन्हीं ड्रग कार्टेल्स के साथ मिले हुए हैं। इसलिए गुस्से में जूडी उन्हें ढूंढने के लिए बोलती है। इसके बारे में तुरंत ही न्यूज के जरिए पूरे शहर को बता दिया गया था और क्योंकि सभी पुलिस वालों की जान माइक की गन से गई थी, इसलिए सबको इस बात पर भी भरोसा हो जाता है और पुलिस हर तरफ उन तीनों को ढूंढना चालू कर देती है। वहीं जेम्स को भी जैसे इस बारे में पता चलता है वैसे ही वो भी सीधा माइक और मार्कस को मारने वाले इंसान के लिए $5 मिलियन की बाउंटी अनाउंस कर देता है। इस बारे में माइक, मार्कस और अर्मेंडो को भी पता चल गया था, इसलिए वो मदद लेने के लिए एक बार के ओनर के पास जाते हैं, जिसने पहले भी एक बार उनकी मदद करी थी। वो उनको हथियार और गाड़ी देने के लिए मान गई थी, लेकिन जैसे ही उसके बार से सारे कस्टमर्स जाते हैं वैसे ही वो उन तीनों को गन पॉइंट पर ले लेती है, क्योंकि वो उन्हें मारकर $5 मिलियन कमाना चाहती थी, जो देखकर माइक, मार्कस और अर्मेंडो के तो होश उड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक दूसरी गैंग आ जाती है जिसने उन लोगों के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था, क्योंकि वो लोग उनकी जगह माइक, मार्कस और अर्मेंडो को जान से मारकर खुद उस बाउंटी को लेना चाहते थे। अब उन्हीं के बीच हो रही लड़ाई का फायदा उठाकर माइक, मार्कस और अर्मेंडो पास में खड़ी एक वैन के अंदर चले जाते हैं और बाहर वो दोनों ही गैंग्स आपस में लड़ना चालू कर देती हैं। उन लोगों में मैनी नाम का एक आदमी भी मौजूद था, जिसके साथ पहले माइक की काफी गंदी पसड़ हो रखी थी, इसलिए वो उनको मारने के लिए सीधा उस वैन के पास आ गया। पर तब उससे अपनी जान बचाने के लिए मार्कस वैन को चालू करके मैनी के ऊपर ही चढ़ा देता है। इवन अब किस्मत से अर्मेंडो और माइक के हाथ में भी गन्स लग गई थी, जिससे उन्होंने लगभग सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन तब अर्मेंडो की ही गलती की वजह से वैन में आग लग जाती है और बड़ी मुश्किल से वो लोग आग को बुझा पाते हैं। तब तक वहाँ पर जूडी भी अपनी टीम के साथ आ गई थी, जिसकी नजर अर्मेंडो पर पड़ते ही उसने उसका पीछा करना चालू कर दिया। साथ ही वो लगातार उसके पर फायर भी करे जा रही थी ताकि वो उसको मारकर हार्वर्ड की मौत का बदला ले सके।
तब उसके फायर करने की वजह से उस वैन में वापस से आग लग जाती है। पर उसके ब्लास्ट होने से पहले ही माइक, मार्कस और अर्मेंडो तीनों ही वैन से निकलकर भाग गए थे और जूडी को उसकी टीम के साथ अभी भी उन गैंग वालों से लड़ाई करनी पड़ रही थी। खैर अभी के लिए माइक, मार्कस और अर्मेंडो भागते हुए ड्रोन के घर पर आ जाते हैं, जिसको उनकी बातों पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो माइक की बात मानकर अब तक के ड्रग कार्टेल्स में मौजूद सभी लोगों का डाटा निकालता है और अर्मेंडो से उस बंदे को पहचानने को कहता है जिसने हार्वर्ड को मरवाया था। अर्मेंडो ने भी काफी देर लगाकर फाइनली जेम्स की शक्ल को पहचान लिया था, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने पर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि असल में पहले जेम्स भी स्पेशल फोर्सेस में काम किया करता था और उसका काम भी ड्रग कार्टेल्स को बर्बाद करना था। शुरू में उसने अपने सारे मिशंस को बहुत ज्यादा अच्छे से करा था, मगर एक समय उसको उसकी टीम के साथ कुछ लोगों ने पकड़ लिया था, जहां उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया और बाद में बस उसकी टीम वालों की लाशें मिली। सभी को तब से यही लगता था कि शायद जेम्स भी मारा गया होगा, पर अब सबको समझ आ रहा था कि जेम्स ने उस समय असल में उन्हीं ड्रग कार्टेल्स के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था और तब से वो वहीं पर काम कर रहा था। ये बात जानते ही माइक तुरंत ही इस बारे में कॉल करके रीटा को बताता है। रीटा भी ये सब जानकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है, पर तभी उसको एडम माइक से बात करते हुए देख लेता है, लेकिन रीटा को भी माइक के निर्दोष होने पर भरोसा था, इसी वजह से एडम भी उसको कुछ नहीं कहता। अब माइक और मार्कस ने अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए अपने अपने घरों की सीसीटीवी को ड्रोन के कंप्यूटर में चालू करवा रखा था, जिनसे उन्हें पता चलता है कि उनके घर में जेम्स के काफी सारे मर्सिनरीज आ गए थे, जो उनकी फैमिलीज को अपने साथ ले जाकर बाद में माइक, मार्कस और अर्मेंडो को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये देखते ही माइक और मार्कस तुरंत ही अपने घर वालों को कॉल करने की कोशिश करने लगते हैं, ताकि वक्त रहते वो उन्हें छुपने को कह सकें। तब मार्कस ने तो अपने दामाद रिगी को कॉल करके सब बता दिया था, जो उस समय उसके ही घर पर था, और उसने भी मार्कस की पूरी फैमिली को छुपाकर एक सेफ में रखी गन को सेफ्टी के लिए उठा लिया था। लेकिन माइक की वाइफ क्रिस्टीन उसके कॉल को नहीं उठा रही होती, जिस वजह से माइक बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। तभी माइक के घर में जूडी की बेटी कैली भी क्रिस्टीन से मिलने के लिए आती है, जिसको अंदर बुलाने के बाद क्रिस्टीन का ध्यान भी कॉल की तरफ चला गया था, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। वहीं अब तक मार्कस के घर में वो मर्सिनरीज घुस गए थे, लेकिन रिगी एक ट्रेंड सोल्जर था, तो उसने बड़े आराम से उन सभी लोगों से लड़कर एक एक करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, जो देखकर मार्कस और सब काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो ऐसे में उनकी मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन माइक की वाइफ क्रिस्टीन और जूडी की बेटी कैली के लिए उन्हें काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि अब तक वो मर्सिनरीज के साथ जेम्स भी क्रिस्टीन के पास आ गया होता है, जो माइक से बात करते हुए क्रिस्टीन और कैली के बदले में अर्मेंडो को मांगता है, और साथ ही उसको हार्वर्ड के इकट्ठा करे गए सारे सबूत भी चाहिए थे, ताकि बाद में गवर्नमेंट के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत न बचे। इससे माइक काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि वो अर्मेंडो और क्रिस्टीन दोनों में से किसी को भी नहीं खोना चाहता था। तभी अचानक से उसको याद आता है कि ये सब होने से पहले उसने रीटा को कॉल करा था और एडम ने उनकी बातें सुनी थी, जिसके तुरंत बाद ही जेम्स ने उनकी फैमिलीज के पास अपने मर्सिनरीज को भेज दिया। और तब जाकर माइक को समझ आ जाता है कि असल में जेम्स के साथ कोई और नहीं बल्कि खुद एडम ही मिला हुआ है। इस बारे में वो तुरंत ही कॉल करके रीटा को बताता है, पर उस समय रीटा के पास एडम भी मौजूद था, जिसने वैसे तो रीटा और माइक की कोई भी बात नहीं सुनी थी, मगर रीटा सब जानने के बाद जब बाहर जाने का बहाना बनाती है तो एडम भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। उस समय वो छत पर किसी से बात कर रहा था, इसलिए रीटा लिफ्ट में जबरदस्ती उसका फोन छीन लेती है और उसको समझ आ जाता है कि एडम जेम्स को अपने पीछे ले जाकर माइक, मार्कस और अर्मेंडो को मरवाना चाहता था। पर क्योंकि अब एडम एक्सपोज हो चुका था, इसलिए वो बहुत बुरी तरह से रीटा पर अटैक करते हुए उसको मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तब रीटा भी उसके ऊपर अटैक करती है और बाद में उसकी मदद करने के लिए जल्दी ही ड्रोन और कैली भी पहुंच जाते हैं, जिन्होंने अब एडम को पकड़ लिया था और वो उल्टा उसको अपने साथ माइक और मार्कस के पास ले गए थे। तब माइक और मार्कस एक प्लान बनाते हुए क्रिस्टीन और कैली को बचाने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले माइक ड्रोन से एडम के फोन में वॉइस चेंज सिस्टम लगाने को कहता है, ताकि जब वो जेम्स से बात करे तो जेम्स को यही लगे कि वो एडम से बात कर रहा है। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। माइक जेम्स को कॉल करके उससे एडम की आवाज में बात करते हुए जल्दी से क्रिस्टीन, कैली और उसकी टीम के साथ क्यूबा में जाने को कहता है, क्योंकि पुलिस को उसके बारे में पता चल गया था और वो जेम्स को ढूंढ रही थी। और जेम्स को भी इस कॉल पर बिल्कुल भी शक नहीं होता और वो अपनी टीम के साथ क्यूबा जाने की तैयारी करने लगता है। वहीं जेम्स, मार्कस और अर्मेंडो भी काफी सारे सेफ्टी गियर्स पहनकर और बहुत सारे हथियार लेकर क्रिस्टीन और कैली को बचाने के लिए तैयार हो गए थे। सब तैयारी हो जाने पर वो लोग एक सी प्लेन में एडम को बिठाते हैं और खुद भी जल्दी ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर अभी जेम्स और उसकी टीम मौजूद थी। वहां जाकर उन्होंने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली थी। अर्मेंडोस हाउस के नीचे था। मार्कस पास में ही माइक के साथ ही स्नाइपर लेकर एडम के सामने जेम्स के आने का वेट कर रहा था, ताकि उसके आते ही वो उसको जान से मार सके। तब एडम को जबरदस्ती सी प्लेन से बाहर निकाला जाता है, जिसको देखकर जेम्स भी क्रिस्टिन और बाकी सबको लेकर बाहर आ जाता है। माइक तब उसको शूट करने वाला था, लेकिन क्रिस्टिन के बार बार सामने आने की वजह से उसको डर लग रहा होता है। वहीं अर्मेंडो के पास लेक में मौजूद एक बहुत ही खतरनाक एलिगेटर आने लग गया था, जिसने पहले भी आसपास के लोगों के ऊपर अटैक करा था, जिस वजह से अर्मेंडो से आवाज हो जाती है और जेम्स अपने एक आदमी को उधर चेक करने को भेजता है। तब अर्मेंडो को भी मजबूरन उस आदमी को शूट करके खुद ही लड़ाई को चालू करना पड़ गया था, जिससे वहां भगदड़ मच जाती है और माइक की टीम भी बाहर आकर जेम्स के ऊपर फायर करना चालू कर देती है। तब माइक और मार्कस भी बाहर आकर सब पर अटैक करना चालू कर चुके थे, लेकिन माइक को एक बार वापस से पैनिक अटैक आने लग गया था, जिससे उसको काफी ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन तब मार्कस उसको गालियां देते हुए चाटे मारकर जैसे तैसे होश में लेकर आता है और बाद में वो लोग जल्दी जल्दी जेम्स के गार्ड्स को मारना चालू कर देते हैं।
उस समय ड्रोन भी अपने ड्रोन्स को उड़ाते हुए उनकी मदद कर रहा था और चारों तरफ बस तबाही का माहौल था। जेम्स तब क्रिस्टीन और कैली को लेकर अंदर चला जाता है और वहीं एडम के पास भी मौका आ गया था, इसलिए वो पास में पड़ी एक गन उठाकर वापस से सी प्लेन में बैठ जाता है और उसके पायलट को धमकाते हुए प्लेन को फ्लाई करने को कहता है। तब किस्मत से रीटा ने उसको देख लिया था और प्लेन के उड़ान भरते ही वो उस पर एक ग्रेनेड लॉन्चर से फायर कर देती है, जिससे वो प्लेन नीचे ही क्रैश करने लगता है। वहीं माइक भी अभी मार्कस और अर्मेंडो के साथ अंदर आकर जेम्स के आदमियों से लड़ाई करने लग गया था, पर तभी वहाँ पर वही प्लेन आकर क्रैश करता है, जिससे जेम्स को क्रिस्टीन को वहाँ से लेकर जाने का मौका मिल गया और तब उसका पीछा करते हुए मार्कस धोखे से नीचे मौजूद पानी में गिर जाता है, जिसमें से वो एलिगेटर उसके पास आने लग गया था। तब माइक ने भी उसकी मदद करने के लिए पानी में जाकर एक आयरन रोड से उस एलिगेटर पर अटैक करते हुए उसे वहाँ से भगा तो दिया था, लेकिन मार्कस का हाथ काफी ज्यादा घायल हो चुका था। वहीं अर्मेंडो भी अभी जैसे तैसे कैली को बचाने के लिए उसको बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी वहाँ पर जेम्स के काफी लोग आकर उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन अर्मेंडो एक एक का भूत बना देता है और फाइनली सबको खत्म करके कैली को बाहर ले जाता है। लेकिन इस समय वो खुद भी काफी ज्यादा घायल हो गया था और कैली उसको पास के एक पेड़ के पास ले आई थी। वहीं एडम अभी भी जिंदा था, जिसने अचानक से ड्रोन पर अटैक करके उसको घायल कर दिया, जो देखकर रीटा को काफी गुस्सा आता है और वो उसको पानी में एलिगेटर के पास फेंक देती है, जिसने अगले ही पल एडम को जान से मार दिया था। तब तक वहाँ पर जूडी भी अपनी टीम के साथ आ गई थी, जिसे वहाँ पर कैली का ब्रेसलेट मिलता है और खून के निशान का पीछा करते हुए वो कैली और अर्मेंडो के पास पहुंच जाती है। वहीं मार्कस और माइक जेम्स का पीछा करते हुए एक डेजर्टेड एरिया के पास पहुंच गए थे, जहां जेम्स ने मार्कस को भी गन पॉइंट पर ले लिया था, जो देखकर माइक को और ज्यादा गुस्सा आ गया, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। तब वो मार्कस के ही बुलेट प्रूफ वेस्ट पर शूट करता है और जैसे ही मार्कस थोड़ा सा नीचे होता है, वैसे ही माइक जेम्स को शूट करके खत्म कर देता है। वहीं जूडी अभी अर्मेंडो को जान से मारने के लिए उसको गन पॉइंट पर ले चुकी थी। तब कैली उसको बार बार समझाने की कोशिश करती है कि अर्मेंडो ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई है, जिस पर शुरू में तो जूडी उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनती, पर तभी वहाँ पर माइक और मार्कस भी जूडी के पास आकर उसको समझाने की कोशिश करने लग गए थे। तब फाइनली जूडी उनकी बातों को मान जाती है और माइक से अर्मेंडो को वहाँ से लेकर जाने को कहती है। तब माइक भी अर्मेंडो को जेल में नहीं भेजना चाहता था और वैसे भी अर्मेंडो की सजा बस 4 साल की बची थी, इसलिए एक बोर्ड की मदद से माइक इमोशनल होते हुए अर्मेंडो को वहाँ से भगा देता है, जिसके थोड़ी देर बाद में वहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले आकर मार्कस और बाकी घायल लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं और जेम्स के जिंदा बचे साथियों को जेल में डाल दिया जाता है। और फिल्म के आखिरी में माइक और मार्कस अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पर रिगी भी होता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।